दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अगस्त 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की सियासत में आए तूफानी बदलाव का असर अभी भी जारी है। एक तरफ सत्ता में आई पार्टियों में जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ सत्ता से बेदखल हुई पार्टी विरोध जता रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो आरजेडी में झलक रही है। तेजस्वी यादव के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद आरजेडी में खासा उत्साह है। तेजस्वी के घर में भी जश्न का माहौल है। जहां इस बीच तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने बिहार में खेला होने की बात कह दी है। जश्न के माहौल के बीच तेज प्रताप यादव ने एक न्यूज चैनल से कहा कि महागठबंधन की ये सरकार जनता के हित के लिए बनी है। महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाया है जब बिहार के विकास के लिए ये सरकार बनाई है। हम पिछले 1-1.5 साल से कह रहे थे कि खेला होगा और आखिरकार अब खेला हो गया। आपको बता दूं कि रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इस बात की जानकारी तेजस्वी यादव ने मीडिया को दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हुई है, अगले 1 महीने में इसकी तस्वीर दिखनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर के इतना रोजगार देंगे जितना पहले कभी नहीं मिला। हमारी लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री गरीबों और युवाओं का दर्द समझते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चाचा और भतीजे की जोड़ी अपनी दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बुधवार को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद दोनों ने कैबिनेट की पहली बैठक भी कर ली है और विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया है। लेकिन कैबिनेट के बाकी सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में केडीवी लाइव आपको जानकारी दे रहा है कि नई सरकार के कैबिनेट के लगभग 70% चेहरों को तय कर लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में ज्यादातर नामों को तय कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी मंत्रियों की लिस्ट मिलनी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश सरकार के नए मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे शामिल होंगे जिन्हें अब तक मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। जनता दल यूनाइटेड के कुछ पुराने चेहरे की छुट्टी भी हो सकती है। आरजेडी की तरफ से कैबिनेट में शामिल होने वाले ज्यादातर नए चेहरे होंगे। हालांकि दोनों दलों की तरफ से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि क्षेत्रीय समीकरणों के साथ साथ जातीय समीकरण के मुताबिक कैबिनेट में प्रतिनिधित्व दिया जाए। हालांकि आरजेडी के मंत्रियों के नाम पर अंतिम मोहर लालू प्रसाद यादव को ही लगानी है, लेकिन तेजस्वी यादव अपने हिसाब से चेहरों का चयन कर रहे हैं। जहां उधर नीतीश कुमार भी अपने कोटे के मंत्रियों में बदलाव करना चाह रहे हैं। खबर के मुताबिक नीतीश कुमार जेडीयू के कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी कर सकते हैं। सामाजिक समीकरण के लिहाज से कुछ नए चेहरों की एंट्री भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चेहरे ऐसे होंगे जो नीतीश कुमार के कैबिनेट में पहले से शामिल होते रहे हैं। सरकार चाहे पहले महागठबंधन की रही हो या फिर बाद में एनडीए की और अब महागठबंधन की, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कुछ नए चेहरे अस्थायी तौर पर कैबिनेट में नजर आते रहे हैं और नीतीश इन चेहरों को एक बार फिर से तरजीह देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून के कमजोर होने के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है, मगर मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को हल्की राहत मिली है। राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने से लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली है। हालांकि बिहार में बारिश की गतिविधियां बेहद कम और ना के बराबर है। इस बीच मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट जारी किया है। जहां आज बिहार के कई जगहों पर ठनका गिरने की आशंका है, जहां वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। बिहार में बरसात की स्थिति तो बनी है, लेकिन मानसून ट्रफ का साथ न होने से बारिश का सिस्टम अभी पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। राज्य भर में बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवाह ओडिशा होते हुए बिहार पश्चिम बंगाल तक बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार के साथ बिहार में सत्ता का सुख भोग चुकी भारतीय जनता पार्टी के पास अब केवल विकल्प संघर्ष का है। बीजेपी अब विपक्ष में खड़ी एक लौती पार्टी नजर आ रही है और उसके पास जमीनी स्तर पर संघर्ष के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पाला बदला, उसके बाद बीजेपी के नेता कल प्रदेश मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए थे और अब जिला और प्रखंड स्तर पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
मन बना लिया है कि किसी भी हाल में 2024 में नीतीश कुमार और उनके महागठबंधन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दी है। जहां उसके बाद बीजेपी के नेताओं के पास जमीनी स्तर पर काम करने की चुनौती बढ़ गई है। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए बीजेपी के नेताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में उनकी पार्टी 30 से 35 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इसके जवाब में नीतीश कुमार ऐलान कर चुके हैं कि बिहार के साथ साथ देश भर में विपक्ष को एकजुट करेंगे और कहा कि उनके पास रास्ता खुला है। 2024 में समान विचारधारा वाले तमाम दलों को एकजुट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए वे कह चुके हैं कि साल 2014 में जो लोग सत्ता में आए थे 2024 में उनकी वापसी हो जाएगी। पिछली सरकार में नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट में शामिल बीजेपी के नेताओं को भले ही कुर्सी जाने का गम सता रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब संघर्ष के रास्ते बिहार में वे नया कुछ हासिल कर पाएंगे। बीजेपी के कैडर में खुशी का माहौल देखा जा रहा था। आज जिला प्रखंड मुख्यालय स्तर पर बीजेपी के स्थानीय नेता और फिर कार्यकर्ता धरना दिया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल नीतीश कुमार ने बीजेपी का हाथ छोड़कर के आरजेडी का दामन थाम लिया, जिसके बाद शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री नहीं रहे। इसी को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया है जिस पर लोग जम करके मजा ले रहे हैं। जहाँ शाहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहाँ उनसे बिहार के सियासी माहौल पर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे थे। इस बीच उन्होंने कहा कि मैंने टेक ऑफ किया था, यानी कि प्लेन पर चढ़ा था बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर, और जब लैंड किया यानी कि प्लेन से उतरा तो पता चला कि मैं उद्योग मंत्री ही नहीं हूं। जब सरकार बदल गई है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता, बिहार के युवाओं से और बिहार की उम्मीद के साथ विश्वासघात किया गया है। आप आगे शाहनवाज हुसैन का इस वीडियो को देखिए। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक या फिर इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है और मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र के लिए कार्यालय का दौरा कर रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जब बिहार बोर्ड में 39 साल के सभी सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया है। मैट्रिक और इंटर पास हुए छात्र अगर अपना अंक पत्र या फिर मूल प्रमाण पत्र दोबारा लेना चाहते हैं तो फिर उसकी सॉफ्ट कॉपी आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आपको बिहार बोर्ड को बस घर बैठे ईमेल करना है। ईमेल से आवेदन करने के कुछ ही देर में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दरअसल बिहार बोर्ड द्वारा पहले मैनुअल प्रमाण पत्र मिलता था। 2010 के पहले मैट्रिक और इंटर के प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं थे। ऐसे में अब बिहार बोर्ड ने 1983 से लेकर के अब तक के सभी प्रमाण पत्र को डिजिटल कर दिया है। जब पहले जरूरत पड़ने पर छात्र आवेदन देते थे और उसके बाद मूल प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र ले पाते थे। जब उसमें काफी वक्त भी लगता था और आने जाने का झंझट भी होता था। अब इस सुविधा से लाखों छात्रों को फायदा मिल सकेगा। बताया जाता है कि अभी 1983 के पहले वाले सभी प्रमाण पत्र को डिजिटल नहीं किया जा सका है, हालांकि उसे भी अपलोड करने का काम चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वतंत्रता दिवस के बाद 12 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के टीकाकरण को विशेष अभियान चलेगा। जहाँ स्वास्थ्य विभाग के इस अभियान में शिक्षा विभाग की भी मदद ली जाएगी। जहाँ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई टीकाकरण समीक्षा की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार, केशवेंद्र कुमार सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान 4 से 13 अगस्त के बीच चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान की समीक्षा की है। दोस्तों बात करते हैं कि तेल कंपनियों ने बिहार के कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किया है। जहां राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल की दाम स्थिर है। हालांकि भागलपुर समेत कुछ शहरों में तेल के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पूर्णिया में पेट्रोल डीजल के रेट में कमी आई है। भागलपुर में पेट्रोल 47 पैसे और डीजल 43 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके अलावा औरंगाबाद, बांका, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, शिवहर, समस्तीपुर में भी तेल के दाम में हल्का सा इजाफा हुआ है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल 60 पैसे और डीजल 56 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इसके अलावा आरा, जहानाबाद, लखीसराय, किशनगंज, सहरसा, बिहार शरीफ, छपरा, बेतिया और हाजीपुर में भी तेल के भाव घटे हैं। वहीं पर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय, बक्सर और अरवल में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में राजनीतिक उलटफेर के बाद चुनाव के समीकरण बदलने का भी दावा किया जा रहा है। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक भाजपा जेडीयू गठबंधन टूटने का फायदा महागठबंधन को मिलेगा। यह सर्वे में दावा किया गया है कि अगर अभी चुनाव कराए जाते हैं तो 48% लोग महागठबंधन को वोट करेंगे, वहीं 31% भाजपा को वोट करेंगे। हालांकि ये समझने लायक ये भी है कि वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ अंतर सिर्फ इतना पड़ रहा है कि अब जेडीयू भाजपा के साथ नहीं रहेगी। जब विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी को 75 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और वह सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, वहीं भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी थी। जेडीयू को केवल 43 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। यह सर्वे ये भी बता रहा है कि आज भी अगर जेडीयू और भाजपा साथ होते तो गठबंधन की सरकार बन सकती थी। सी वोटर सर्वे में कहा गया है कि महागठबंधन टूटने का फायदा सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को मिलेगा। 48% लोगों ने तेजस्वी यादव को फायदा मिलने की बात कही है, वहीं केवल 20% लोगों का कहना है कि इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। वहीं भाजपा के पक्ष में बात करने वाले केवल 17% हैं। बिहार में गठबंधन किसी के भी साथ रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। आपको बता दो कि बिहार में गठबंधन किसी भी के साथ रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहे हैं। हालांकि सी वोटर के सर्वे में सामने आया है कि 43% लोग तेजस्वी यादव को बेहतर सीएम मानते हैं, वहीं केवल 24% लोग नीतीश कुमार को बेहतर सीएम के तौर पर देखते हैं। 19% लोग भाजपा का मुख्यमंत्री चाहते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके लड़ा गया था। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार में काफी एक्टिव थे। बिहार में भले ही एनडीए की सरकार गिर गई हो, लेकिन अब भी पीएम मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। जब बिहार के लोगों का पसंदीदा प्रधानमंत्री आज भी मोदी ही हैं। जब सी वोटर के सर्वे में दावा किया गया है कि 44% लोगों ने पीएम मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में पसंद किया है, वहीं नीतीश कुमार को पसंद करने वाले लोग केवल 22% है। 18% लोगों ने पीएम के तौर पर राहुल गांधी को भी पसंद किया है। आपको बता दूं कि चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। सर्वे के मुताबिक अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो फिर एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं चुनाव होने पर उसे 25 सीटों का नुकसान होगा और केवल 14 सीटों पर सिमट जाएगा। वहीं महागठबंधन को इन 25 सीटों पर फायदा मिलेगा और एक सीट से ये 26 पर पहुंच जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बीजेपी नीति एनडीए से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग होकर के आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने का उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा, इसको लेकर के राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों ने आकलन करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की एक बड़ी आबादी कुर्मी समाज की राजनीति करने वाले अपना दल एस ने बुधवार को दावा किया है कि इसका प्रदेश की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा, जबकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इससे राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में पिछड़ों की राजनीति करने वाले दल लांबित होंगे। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के कुर्मी समाज से होने की वजह से राज्य की इस बिरादरी में उनके प्रति आकर्षण तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी पार्टी जेडीयू अब तक कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सकी है। दोस्तों बात करते हैं कि घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई सीमा लगभग 27 महीनों के अंतराल के बाद 31 अगस्त से हटा दी जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है। 31 अगस्त से एयरलाइन कंपनियां अब यात्रियों से टिकट के जितने चाहे पैसे वसूल सकती है। एयरलाइन कंपनियों को यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए टिकट पर छूट देने की भी इजाजत है। जब कोरोना के दौरान सरकार की तरफ से एयरलाइन कंपनियों पर लगाई गई पाबंदी को हटाने के हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सरकार की तरफ से उड़ानों के किराए पर लगाई गई सीमा खत्म कर दी गई है। इससे आने वाले महीने में त्योहार के दौरान भी टिकट सस्ती हो सकती है। हालांकि एयरलाइन कंपनी पर निर्भर करता है कि वे किराए में कितना बदलाव करना चाहता है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज को भारत के अतीत के गौरव, वर्तमान के लिए प्रतिबद्धता और भविष्य के सपनों का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा है कि तिरंगा देश की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। सूरत में एक तिरंगा यात्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तिरंगा देश के वस्त्र उद्योग, खादी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक रहा है और सूरत ने इस क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर भारत के लिए
बुनियाद तैयार की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तिरंगे में केवल 3 रंग नहीं है, बल्कि हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव, वर्तमान के लिए हमारी प्रतिबद्धता और भविष्य के लिए सपनों का प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात ने बापू यानी कि महात्मा गांधी जी के रूप में देश के स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया और देश को लौह पुरुष सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्व दिए, जिन्होंने आजादी के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने तिरंगे में देश का भविष्य, उसके सपने देखे थे और उन्होंने इसे कभी किसी भी तरह झुकने नहीं दिया। आज जब हम आजादी के 75 साल बाद नए भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो फिर तिरंगा एक बार फिर भारत की एकता और चेतना का प्रतिबिंबित कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्णिया समेत सभी जिलों के किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक धान, मक्का, सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों से सरकार ने ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि बिहार में अगर किसी किसान की खरीफ फसल किसी आपदा के कारण खराब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद देती है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार किसान के खरीफ फसल में धान, मक्का, सोयाबीन आदि 10% खराब हो जाता है, तो सरकार उस किसान को रुपया 7500 प्रति हेक्टेयर देती है। वहीं 20% से अधिक नुकसान होने पर बिहार सरकार 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देती है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इस योजना का लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों किसानों को मिलेगा। इसके लिए आप वेबसाइट www.paconline.bih.nic.in पर जाकर के 31 अक्टूबर तक का ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्णिया समेत पूरे बिहार में रहने वाले लोग मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट ऑनलाइन के द्वारा निकाल सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने 39 साल तक के सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कर दिया है। इससे बिहार के लोगों को अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। खबर के अनुसार बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले छात्र मैट्रिक या फिर इंटर पास के अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र की सॉफ्ट कॉपी के लिए ईमेल से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपके ईमेल आईडी पर प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के 1983 से अब तक के सभी प्रमाण पत्र को डिजिटल कर दिया है। साथ ही साथ 1983 के पहले के सभी प्रमाण पत्र को डिजिटल करने का काम किया जा रहा है। बहुत जल्द 1960 से 1982 तक के प्रमाण पत्र को भी डिजिटल किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रमाण पत्र के डिजिटल होने से छात्रों को अब पटना आने की जरूरत नहीं होगी। अगर किसी छात्र को मैट्रिक, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए तो वे उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छात्र द्वारा सही जानकारी के साथ आवेदन करने पर कुछ ही घंटों में प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार में शामिल होने को लेकर के वाम दल एकमत नहीं है। हालांकि भाकपा माले ने संकेत दिया है कि वे सरकार को बाहर से ही समर्थन करेगी। बिहार विधानसभा में भाकपा, माकपा और माले को मिलाकर के 16 सदस्य हैं। भाकपा माले ने 13 अगस्त को राज्य कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार ने शामिल होने या न होने के बारे में फैसला होगा। माकपा के राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा है कि अगले 1-2 दिनों में पार्टी फैसला ले लेगी। भाकपा सरकार में शामिल होने की इच्छुक दिख रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बीते बुधवार को तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष से बिहार के डिप्टी सीएम हो गए हैं। जी हाँ, दरअसल बीते बुधवार की दोपहर 2 बजे बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। इसी के साथ ही आरजेडी समर्थकों में सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि अलग अलग रंग में समर्थक पहुंच रहे थे और शपथ लेने के बाद कल गुरुवार को तेजस्वी यादव ने समर्थकों से खास अपील की है। जी हाँ, दरअसल कल गुरुवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि धन्यवाद बिहार, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर बिहार वासी की उम्मीदों पर खड़ा उतर सकूं। सभी समर्थकों से आग्रह है कि जश्न मनाने की बजाय काम पर लग जाएं, गरीब गुरबा को गले लगाएं और ईमानदारी से उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करें। आइए हम सब मिलकर के बिहार को और अधिक बेहतर बनाएं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव को लगातार बधाई मिल रही है। जी हाँ, दरअसल शरद पवार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर और तेजस्वी यादव को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें और उनकी सरकार को बिहार के लोगों की सेवा करने और फिर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सिवान में रक्षाबंधन प्रेम के साथ ही आस्था और भक्ति का भी प्रतीक बना हुआ है। जी हाँ, सिवान के महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूरी पर भीखा बांध के भैया बहनी गाँव के भाई बहन के प्यार और समर्पण की कहानी आज भी लोगों के दिलों को छू लेती है। यहाँ पिछले 500 सालों से एक भाई और बहन की पूजा की जाती है। जी हाँ, भाई बहन की प्यार की ये कहानी सदियों पुरानी है। आज भी जब इस गांव के लोग इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो फिर भाई बहन की दास्तां और उनका प्रेम आंखों के सामने आ जाता है। जी हाँ, लोगों का कहना है कि जिस जगह पर भाई बहन ने धरती की गोद में समाधि ली थी वहाँ 2 वट यानी कि वृक्ष निकल आए हैं, पेड़ निकल आए हैं। उनकी जड़ें कहाँ हैं किसी को नहीं पता। 12 बीघा में फैले इस वट वृक्षों को देख ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हों। रक्षाबंधन के दिन यहाँ भाई बहनों का जमावड़ा लगता है। यह सावन पूर्णिमा के एक दिन पहले इनकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ भाई बहन की मंदिर भी है जहाँ दूर दूर से रक्षाबंधन में लोग आकर के पूजा करते हैं। इस कहानी के बारे में बात किया जाए तो इस गांव का नाम भैया बहनी है। भैया बहनी गांव का नाम भी उन 2 भाई बहनों पर ही रखा गया है जिनकी आज सभी पूजा करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 500 साल पहले देश में मुगल शासक हुआ करते थे। उस समय एक भाई अपनी बहन को साथ लेकर के भभुआ कैमूर से उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी जब इस गांव के पास बहन की डोली पहुंची तो फिर मुगल शासकों के सिपाहियों ने देखा कि डोली में बहुत ही सुंदर औरत बैठी हुई है। जब महिला की सुंदरता देख करके उनकी नीयत खराब होने लगी। सिपाहियों ने डोली को रुकवा दिया और देखा कि उस सुंदर महिला के साथ उसका भाई भी है। जब भाई ने सिपाहियों को बताया है कि वे अपनी बहन को लेकर के उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है, लेकिन सिपाही बहन की डोली को रोक करके रखे हुए थे और आगे जाने नहीं दे रहे थे। बताया जाता है कि उस समय दोनों भाई बहन काफ़ी डर गए और भाई को लगा कि अब बहन की इज्जत नहीं बचेगी। ऐसे में दोनों ने ऊपर वाले से प्रार्थना की, तभी ज़मीन फटी और दोनों उसमें समा गए। जहाँ ऐसी कहानी वहाँ पर प्रचलित है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की बेतिया में नाबालिग के साथ गलत काम करने की घटना सामने आई है। यह आरोपी युवक ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब नाबालिग घर में अकेली थी। घटना के वक्त आरोपी युवक के साथ उसका बड़ा भाई भी था। जहां गलत काम करने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए। मामले में नाबालिग की बड़ी बहन ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में उसने गाँव के ही 2 लड़कों को आरोपी बनाया है। यह घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के नरकटियागंज इलाके की है। एफआईआर में लड़की ने बताया है कि उसके घर के लोग मुहर्रम के मेले में गए हुए थे। नाबालिग घर में अकेली थी और नहा रही थी। जहाँ उसी समय दोनों आरोपी उसके घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद नाबालिग को नहाते हुए उसके चचेरे भाई ने उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की। जब नाबालिग ने विरोध किया तो फिर उसका वीडियो दिखाते हुए कहा कि शोर करोगी तो फिर ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल कर देंगे। जब वह रोने लगी तो फिर चुप रहने के लिए उसे जान से मार देने की धमकी भी दी। इस घटना में आरोपी के बड़े भाई ने भी उसका साथ दिया। दोस्तों बात करते हैं कि शिवसेना के मुख्य पत्र सामना की संपादकीय में बिहार के महागठबंधन का खुल करके समर्थन किया है। इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं हाल ही में जेडीयू छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बिहार का सिंधे बता करके तंज कसा है। सामना ने गुरुवार को अपने संपादकीय में लिखा है कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल हुई है। जब बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह सिंधे गुट अलग करके भाजपा के दिल्लीश्वर नीतीश कुमार को मात देने की साजिश रच रहे थे। उसके लिए नीतीश कुमार के शिंदे आरसीपी सिंह को मोहरा बना करके खात्मे का खेल शुरू ही किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा को ही धोबी पछाड़ देने वाली पलटी मार दी। नीतीश कुमार ने मंगलवार को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। बुधवार को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की तो आरजेडी के तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस नई महागठबंधन सरकार में जदयू, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस समेत अन्य घटक दल शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के विश्वासघाती होने का मत जेडीयू ने व्यक्त किया है। जब भाजपा नीतीश कुमार की पार्टी में ही सेंधमारी करने चली थी, लेकिन वे खेल भाजपा पर ही उलट पड़ गया। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर में 13 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जी हां, भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे के नेतृत्व में बुधवार को लाजपत पार्क में मिशन वंदे मातरम फाउंडेशन की बैठक हुई। यह बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में चलाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजन होने वाले हर घर तिरंगा कार्यक्रम में 13 अगस्त को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर चर्चा की गई है। अरिजीत ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़ी खादी के तिरंगे झंडे को लहरा करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रत्येक घर तक पहुंच करके भारत का झंडा लगवाने का कार्य करेंगे। ये काम 13 से 15 अगस्त तक संचालित होगा। हमारे हजारों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हजारों स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थी एवं आम लोग देश के सबसे बड़े राष्ट्र ध्वज को लेकर के मार्च करेंगे एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। चौबे ने बताया है कि समापन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन की कहानी का अंदरूनी हिस्सा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर किया है। जब बुधवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ललन सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों ने एनडीए का गठन किया था, तब एक बार भी कुछ समस्या नहीं आई, लेकिन आज क्या हो रहा है एनडीए में। ललन सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ संजय झा और अशोक चौधरी भी मौजूद थे, जहां उनके अलावा जदयू के तमाम प्रवक्ता भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा ने हमारी पार्टी के खिलाफ काम किया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ, हमारे विधायक को तोड़ दिया गया, जब वो भी तब जब हमने समर्थन का फैसला किया था। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश में विधायक को क्यों तोड़ा। ललन सिंह ने बताया है कि कल पार्टी के सभी विधायक और एमएलसी के साथ साथ पार्टी के तमाम सांसदों को लेकर के एक बैठक हुई। जब बैठक में सभी ने एक सुर में कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमारे समर्थन से भाजपा जीती, लेकिन उसने हमारी पार्टी के खिलाफ ही काम किया। ललन सिंह के मुताबिक नीतीश कुमार ने तमाम लोगों की बातें सुनी और तभी फैसला हुआ है कि भाजपा के साथ अब नहीं रहना है। ललन सिंह ने कहा है कि 2019 के भाजपा को लोकसभा में जदयू की जरूरत थी, तब आपने मदद ली, लेकिन 2020 में हमारी पार्टी के एक नेता को अपनी पार्टी में मिला करके षड्यंत्र किया, लोजपा से टिकट दिला करके जेडीयू को हराने का काम किया। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार तो 2020 में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भाजपा के लोगों ने जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया। दोस्तों बात करते हैं कि देश की रक्षा और सिक्योरिटी के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली हमारी फौज और पुलिस को जहां हमें हमेशा गर्व महसूस होता है, वहीं प्रशासन द्वारा एक पुलिस वाले के साथ शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक पुलिस वाले ने मेस में खराब खाने की शिकायत की। इतना ही नहीं, इस पुलिस वाले ने रो रो करके अच्छा खाना ना मिलने की शिकायत कर दी है। दरअसल सिपाही मनोज कुमार वर्दी में सड़क पर हाथों में खाने की प्लेट लेकर के लोगों से शिकायत कर रहा है कि उन्हें मेस में अच्छा खाना तक नसीब नहीं है और ना ही कोई सुनवाई है। जहाँ उसने कहा है कि दाल पानी जैसी मिलती है, शिकायत करो तो जिले के पुलिस अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा कल सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। जब बीते कई दिनों से फिल्मों को बायकॉट करने की मांग की जा रही थी, ऐसे में अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बहिष्कार करने पर सवाल उठाया है। जहां दिग्विजय सिंह ने मौजूदा सरकार पर अलोकतांत्रिक, सत्तावादी और तानाशाही होने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि पार्टी की ट्रोल सेना रोबोट की तरह काम कर रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और कहा है कि दर्शकों को दोनों फिल्में देखने दें और तय करें कि कौन सी बेहतर है। जहां लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों फिल्में देखें। आपको बता दें कि अक्षय कुमार स्टार रक्षाबंधन भी कल बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फॉरेस्ट गम की रीमेक के साथ रिलीज हो गई है। आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर बीते कई हफ्तों से फिल्मों को बायकॉट करने की मांग उठ रही थी। आमिर खान ने दर्शकों से फिल्म देखने के लिए सिनेमाघरों में आने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे लोगों की वर्षों की मेहनत का फल है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने किसी कदम से किसी को ठेस पहुंचाई है तो मैं इसके लिए दुखी हूं। मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि अगर कुछ लोग मेरी फिल्म नहीं देखना चाहते हैं तो फिर मैं इसका सम्मान करूंगा। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में आमिर खान ने कहा है कि मुझे भी दुख होता है
क्योंकि बहुत से लोग जो अपने दिल में ये कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जो भारत को पसंद नहीं करता, और ये बिल्कुल झूठ है। मैं वास्तव में देश से प्यार करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है, तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। इसलिए कृपया मेरी फिल्मों का बहिष्कार ना करें, कृपया मेरी फिल्म देखें। दोस्तों, बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर हमेशा कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहता है। इनमें कुछ वीडियो हंसाने वाले होते हैं, जबकि कुछ वीडियो को देख करके हैरानी होती है। वहीं कुछ वीडियो पर तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसी कड़ी में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख करके लोग दंग रह गए हैं। यह क्योंकि एक चोर जिस तरीके से मंदिर के अंदर से दान पेटी चुरा रहा है, उसे देख करके एक पल के लिए यकीन मानिए आप भी चौंक जाएंगे। आलम यह है कि इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह अजीबोगरीब वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के जबलपुर का बताया जा रहा है, जहां एक चोर अनोखे अंदाज में मंदिर के अंदर से दान पेटी चुरा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि चोर चुपके से मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। उसने केवल चड्डी पहनी हुई है। जब दबे पांव से वह अंदर आता है और दान पेटी को उठा करके गेट पर आकर के रख देता है। फिर दूसरी तरफ जाता है और एक और दान पेटी को ला करके गेट पर रखता है। इसके बाद वह हाथ जोड़ करके देवी को प्रणाम करता है। फिर आराम से दोनों दान पेटी लेकर के फरार हो जाता है। हालांकि चोर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। सूखा गांव में घटी ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। आलम यह है कि लोग इस वीडियो को देख करके काफ़ी हैरान हैं, जहां वहीं पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। गौरतलब है कि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की सियासत में अब इस बात की हलचल है कि कैबिनेट बैठक में क्या होगा। सभी की नज़रें इस पर टिकी हुई है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि सावन के महीने में ही कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन अब नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के बाद ही कैबिनेट की बैठक होगी। जब साथ ही गृह विभाग को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो फिर उन्होंने चुप्पी साध ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ये ऐलान किया है कि 15 अगस्त के बाद जल्द ही से जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर के सभी तैयारियां की जा चुकी है, हम जल्द ही इसका विस्तार कर देंगे। वहीं जब सीएम नीतीश कुमार से गृह विभाग को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। जहां वो ये कह करके आगे बढ़ गए कि इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार सवालों से बचते हुए नजर आए। दरअसल ये चर्चा हो रही है कि गृह विभाग तेजस्वी यादव के पास जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये पहली बार होगा जब सीएम रहते हुए नीतीश कुमार गृह विभाग किसी को देंगे। आपको बता दें कि बिहार में दूसरी बार महागठबंधन में रह करके नीतीश कुमार ने सरकार बनाई है। जहाँ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ कल ली थी। जहाँ वहीं शपथ ग्रहण के बाद दोनों ने कैबिनेट की पहली बैठक भी कर ली। विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया, लेकिन कैबिनेट के बाकी सदस्यों के शपथ ग्रहण को लेकर के अभी सस्पेंस बना हुआ है। दोस्तों, बात करते हैं कि तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनते ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब तक बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जिस सुरक्षा घेरे में रहते थे, उससे ज़्यादा चाक चौबंद सुरक्षा मुहैया में अब वो रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार की ओर से तेजस्वी यादव की सुरक्षा में जो बढ़ोतरी की गई है, उसके तहत अब उन्हें जेड सिक्योरिटी दी गई है। यानी कि तेजस्वी यादव अब जेड सुरक्षा में रहेंगे। उनके सुरक्षा घेरे में कुछ वैसा ही नज़ारा दिखेगा जो मुख्यमंत्री के लिए होता है। एक प्रकार से तेजस्वी यादव की सुरक्षा भी अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह ही सुरक्षा होगी। दरअसल न सिर्फ तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि उनके काफिले में शामिल गाड़ियों को भी बदल दिया गया है। यह सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव के लिए बिहार सरकार की ओर से जो कार मुहैया कराई गई है वह बुलेट प्रूफ है। जहाँ ये उसी तरीके की गाड़ी है जैसे कार में नीतीश कुमार चलते हैं। जहाँ नीतीश कुमार की तरह ही तेजस्वी यादव की गाड़ी पर किसी प्रकार के बुलेट का असर नहीं होगा, यानी कि गोलियों का असर नहीं होगा। वे अब उसी कार से आते जाते दिखेंगे। तेजस्वी यादव के साथ जो जेड सिक्योरिटी का दस्ता होगा वह बेहद खास होगा। इसमें न सिर्फ उन्हें पुलिस की विशेष टीम घेरे रहेगी, बल्कि काफिले में चलने वाले एस्कॉर्ट गाड़ियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तेजस्वी यादव के हाउस गार्ड का दस्ता भी बदल जाएगा। उनके हाउस गार्ड में अब कहीं अधिक संख्या में पुलिस वाले होंगे जो 24 घंटे तैनात रहेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के जालना में एक स्टील कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट
डेवलपर्स के परिसर में 1 से 8 अगस्त तक छापेमारी की। आयकर विभाग की इस छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की गई है, जिसमें 56 करोड़ रुपए नगद, 32 किलो सोना, हीरे मोती और संपत्ति के कागजात शामिल है। इस कार्रवाई की जानकारी गुरुवार को अधिकारियों ने दी है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राज्य के जालना जिले में स्थित कारोबारी के खिलाफ कथित कर चोरी यानी कि टैक्स चोरी की कार्रवाई की सूचना मिलने के बाद पिछले सप्ताह छापेमारी की गई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अब तक 56 करोड़ रुपए नगद और 14 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। साथ ही अब तक की कार्रवाई के दौरान दस्तावेज और डिजिटल डाटा भी जब्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि समुद्र की विशाल दुनिया में कई तरह के जीव पाए जाते हैं। इनमें से सबसे बड़े व्हेल मछली होती है। व्हेल का वजन 33 हाथियों के बराबर होता है। व्हेल मछली का पेट और मुंह इतना विशाल बड़ा होता है कि वह एक पूरे इंसान को निगल सकता है, वो भी जिंदा। ऐसा ही एक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी बताई है कि कैसे उसे एक व्हेल मछली ने जिंदा निगल लिया था और फिर किस तरीके से उसकी जान बची। इस व्यक्ति का नाम माइकल पेकार्ड है। माइकल पेशे से मछुआरा है। अमेरिका में एक समुद्र में मछलियां पकड़ने गया माइकल समुद्र में लोबस्टर की तलाश कर रहा था। वह समुद्र में 10 फीट अंदर की ओर तैर रहा था, तभी उसका सामना एक विशाल व्हेल मछली से हो गया। दरअसल माइकल को पता भी नहीं चला कि वह कब वो तैरते हुए व्हेल मछली के पेट में पहुंच गया। माइकल ने अपनी कहानी में बताया है कि फिर कैसे उसकी जान बची। समुद्र में तैरते हुए माइकल को ऐसा लगा कि अचानक वे एक अंधेरे जगह में पहुंच गए हैं। उन्हें बहुत अजीब सा महसूस हुआ और लगा कि कोई चीज़ उन्हें तोड़ मरोड़ रही है और वही हिल डुल भी नहीं हो पा रहे थे। जब उन्हें तुरंत समझ में आ गया है कि वे एक विशालकाय व्हेल मछली के पेट में पहुंच चुके हैं। द सन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना साल 2021 की है और पेकार्ड उस वक्त मौत के मुंह में पहुंच चुके थे। जब माइकल पेकार्ड का कहना है कि जब वो व्हेल मछली के पेट में थे तो अपने दोनों बेटों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब तभी व्हेल मछली अपना सिर जोर से हिलाने लगी। माइकल 30 से 40 सेकेंड तक अपना सिर इधर उधर अंदर में ही पटकते रहे और उन्हें अचानक कुछ रोशनी दिखाई दी। इसके बाद व्हेल मछली ने उन्हें झकझोर करके बाहर फेंक दिया। माइकल जिंदा बच गए। जब माइकल के साथियों की नज़र पड़ी तो फिर उन्होंने तुरंत माइकल को ऑक्सीजन दिया। इस तरीके से माइकल को नई जीवनदान मिली। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।